हेलो ऑल। मैं सुनील कुमार एचपी प्रेप जोन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कोशिश करेंगे जानने की गवर्नर्स ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल में हमारे पास गवर्नर थे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गवर्नर रहेंगे हमारे पास बंगाल में, ये रहेंगे हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अपने टाइम में 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे थे। सबसे पहले आपका 1757 के बाद 60 तक, और अगेन बाद में आपका 1765 से लेके आपका 1767 के बीच, यानी कि 2 टर्म में इनका गवर्नरशिप रही थी बंगाल में। यदि आपको मालूम होगा, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमारे पास सबसे पहले एज ए ट्रेडिंग कंपनी 1600 एडी में इंडिया में पहुंचती है, और बाद में आपका 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जो कि आपका 1764 में आपकी लड़ी जाती है, तो 1765 में जब आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जाती है तो यहाँ पे इनको दीवानी राइट मिल जाता है। ओके, इसके बाद जैसे इनको दीवानी राइट मिल जाता है, उसके बाद जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बेसिकली ट्रेडिंग से अपना रूलिंग की तरफ वो आपका बढ़ जाती है, यानी कि ये रूल करना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव में सबसे इम्पोर्टेंट 1757 में एक लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ पलासी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं, वो मारे जाते हैं, और बंगाल के गवर्नर बनते हैं हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी आपका फेमस है किस चीज़ के लिए? आपके जो इन्होंने कर्नाटिक वॉर लड़े, कर्नाटिक वॉर में जो हमारे पास आरकूट का कैप्चर रहता है, इसमें सबसे मेजर रोल रहता है हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव का। ओके, तो इनका टाइम पीरियड एज आई सेड 2 पीरियड में इनका शुरू होता है, 1757 से लेकर 60 के बीच में, और दूसरी बार 1765 जब आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जाती है, तब से आपका 1767 तक। अपने टाइम पीरियड में ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले आते हैं, ये एज ए क्लर्क यहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड ये बहुत ही आपके एबल कमांडर थे, इनमें मिलिट्रीशिप बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से अपनी कैपेबिलिटी पे ये अपने टाइम में गवर्नर बने, यानी कि एक कमांडर बने, कमांडर के बाद गवर्नर नियुक्त हुए। ओके, अपने टाइम पीरियड में 1765 के बाद जब ये आते हैं अगेन, सबसे पहले तो 1757 में ये क्या करते हैं, आपका पलासी का वॉर जीत लेते हैं। देन आफ्टर एक ट्रीटी साइन करते हैं, उससे पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। ओके, ये रहती है आपकी फेब 1757 में। देन आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, ये लड़ी जाती है आपकी कब? आपका जून 23 1757। उसके बाद जैसे ही ये आपके सिराजुद्दौला यहाँ पे हार जाते हैं, तो यहाँ पे एक नवाब को नियुक्त करते हैं जिनका नाम था मीर जाफ़र। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका नवाब मेकर है ये हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड रहता है मीर जाफ़र का 1757 से लेके आपका 60 तक ये आपके नवाब रहते हैं बंगाल के। देन आफ्टर जब ये मीर जाफ़र भी ये इनके लिए प्रॉब्लम शुरू कर लेते हैं, देन ये अपॉइंट करते हैं नए आपके नवाब को जिनका नाम रहता है मीर कासिम। ओके, इनका टाइम पीरियड रहता है आपका 1760 से लेके आपका 64 के बीच में। तो मीर कासिम और मीर जाफ़र 2 हमारे नवाब रहते हैं। इसके बाद जो आपके सेकंड पीरियड में जब आपके रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, तो ये बंगाल में आपका ड्यूअल गवर्नमेंट को आपका स्थापित कर लेते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट एज आई से इसमें क्या रहता था, एक आपका दीवानी डिपार्टमेंट रहता है, एंड देन सेकंड इज़ निज़ामत। जो आपका दीवानी है, दीवानी एक्सक्लूसिवली किसके पास रहेगा? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और निज़ामत ये रहेगा आपका किसके पास? नवाब के पास। तो जो आपका राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ये दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी, और निज़ामत ये हमारा नवाब के पास। सो ये इन्होंने सेटअप किया कब? आपका 1765, और ये चलता है आपका 1772 तक। ओके, सो देन आफ्टर इनके बाद जो नए गवर्नर आते हैं कब? आपका 1760 में ये आपका 65 तक रहते हैं। इनका नाम था वेंसीटाट। ओके, ये आपके गवर्नर रहते हैं। इनके टाइम पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका इवेंट रहता है ये रहता है आपका
बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर आपका लड़ी जाती है किस किस के बीच में? एक पार्टी रहती है हमारे पास, कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे 3 पार्टीज हमारे को देखने को मिलती है। सबसे पहले है हमारे पास मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ओके। दूसरे हैं हमारे पास नवाब मीर कासिम, बंगाल के आपके नवाब। और देन थर्ड थे हमारे पास नवाब शुजाउद्दौला। तो जो ये आदमी थे ये थे हमारे पास अवध के नवाब, ओके। इनके बीच आपका वॉर हो जाता है। तो ये होता क्या यहाँ पे, हेक्टर मुनरो यहाँ पे जीत जाते हैं, ओके। तो अगर बात करी जाए उस दौरान आपके गवर्नर कौन थे बंगाल के, वो थे हमारे पास वेंसी टाट। इनका टाइम पीरियड रहता है 1760 से लेके 1765 तक। देन आफ्टर हमने अगेन कहा, इसके बाद हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव फिर से आ जाते हैं 1765 से लेके 67 के बीच में। इनके टाइम पीरियड में हमने बोला ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ये आपका शुरू हो जाता है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गवर्नर आएंगे वो रहेंगे हमारे पास, ये रहेंगे हमारे पास जॉन कार्टर। जॉन कार्टर का टाइम रहेगा आपका 1769 से लेके आपका 72 के बीच में, ओके। इनके टाइम पीरियड में क्या रहता है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल कैरी फॉरवर्ड रहती है, ओके। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक बंगाल फेमिन आता है, ओके। बंगाल फेमिन, इसमें अराउंड 10 मिलियन जो हमारे बंगाल की पॉपुलेशन रहती है आपकी यहाँ पे पैरिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये आपके जॉन कार्टर 1769 से लेके 72 के बीच में। तो इनके टाइम पीरियड में 67 से लेके, ओके, 1767 से लेके आपका 69 के बीच में रहते हैं हमारे पास हेनरी वेल्सेट, हेनरी वेल्स्टर, ओके। इनका टाइम पीरियड रहता है। इनके टाइम में कोई अपना इतना मेजर सिग्निफिकेंट कोई इवेंट नहीं होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट चलती रहती है बंगाल में, ओके। तो जो आपका कार्टियर के टाइम में, जॉन कार्टियर के टाइम में ये रहता है ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में, और बंगाल फेमिन वेरी फेमस, ओके। तो उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं जो हमारे पास लास्ट गवर्नर रहते हैं ऑफ बंगाल, ये हमारे पास रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे पास 72 से लेके 73 के बीच में। तो 73 में क्या होता है, सिचुएशन यहाँ पे इस तरह से हो जाती है, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेके, हमने कहा जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे वो जब इंग्लैंड जाते हैं तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है, इतना करप्शन से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो अराउंड 38,000 पाउंड वो अपने साथ वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ के जो अपने पार्लियामेंटेरियंस है वो स्टार्ट कर लेते हैं, वहाँ पे वो सोचना शुरू कर लेते हैं किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हम रेगुलेट करें। तो सबसे पहले जो रेगुलेशन आता है, जो रेगुलेट करने की बात आती है, वो आती है सबसे पहले आपका 1773 में। 73 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट ये लेके आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार क्या होता है बेसिकली, तो जो आपके एक्ट्स वगैरह हैं इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बट इसमें क्या रहता है, इसमें जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनकी पावर को कहीं ना कहीं कम किया जाता है। तो जो यहाँ पे गवर्नर्स रहेंगे इनको आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा, बंगाल बनाया जाएगा। और इनके अंडर 4 लोगों की ये क्या आपकी इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ओके। तो जो एक काउंसिल होगी ये कहीं ना कहीं आपकी एडवाइजरी नेचर की होगी। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर था। इसके साथ साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी आपकी स्थापना करी जाती है, ओके। और कहीं ना कहीं जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको आपका रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है किस चीज़ के लिए, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो ये है हमारे पास लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में इनका जो टाइम पीरियड रहता है एज ए गवर्नर, ये आपका शुरू हो जाता है 1773 से लेके आपका 1785 के बीच में।
इनका टाइम पीरियड रहता है 1773 से लेके आपका 1785 के बीच में। तो इनके टाइम का जो मेजर इवेंट्स रहते हैं, सबसे पहले इनको आपका बंगाल के गवर्नर बनते हैं 72 में। 73 तक ये गवर्नर रहते हैं बंगाल के। उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं 1773 थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अनुसार ये क्या करते हैं, जो अभी तक जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम बना चला हुआ है बंगाल में, इसको आपका एबॉलिश कर लेते हैं। ये एबॉलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, ये कहते हैं इस तरह से। और इसके बाद इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करी, किसकी हेल्प से? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसलेट किया किसको? भगवत गीता को। ओके, तो इसके साथ साथ इन्होंने इनके दौरान एशियाटिक सोसाइटी, इसके भी आपकी स्थापना करी जाती है, किसके द्वारा? आपका विलियम जोन्स के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो हमारे इंडियन लिटरेचर्स हैं उनको आपका बेसिकली ट्रांसलेट किया जाए, उनको समझा जाए। ओके, सो उसके बाद इनके दौरान पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आता है आपका 1784 में। इसमें क्या रहता है आपका, जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके पास आपका बेसिकली एक हायर अथॉरिटी बनाई जाती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ से शुरू हो जाता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो आपका चलता है कब तक? 1858 तक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा? पॉलिटिकल मैटर्स देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा ये देखेगा हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, अपने टाइम में ये क्या करते हैं, एक वॉर करते हैं जिसको बोलते हैं हम रोहिला वॉर। रोहिला वॉर कब रहता है आपका? 1784 में। ओके, देन आफ्टर मराठा वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर, ये भी इनके टाइम में ही रहता है। मराठा वॉर 1775 से लेके आपका 82 के बीच में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सालवाई आती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई। और इसके बाद मैसूर का वॉर, सेकंड आपका एंग्लो मैसूर रहता है आपका 1780 से लेके आपका 84 में, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या रहता है बेसिकली, जो हमारे हैदर अली है उनकी आपकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो कमांडरशिप जाती है ये हमारी टीपू सुल्तान के पास जाती है। नेक्स्ट इनके टाइम का जो इंसिडेंट रहता है ये रहता है हमारा नंद कुमार केस। नंद कुमार केस में क्या था बेसिकली, नंद कुमार एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर आपके करप्शन के चार्जेस लगाए थे। और ये जो आपका केस चला था, ये चला था आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के आपके सुप्रीम कोर्ट में चलता है। और फाइनली जो केस है बेसिकली ये आपका प्रिवी काउंसिल तक पहुंच जाता है। प्रिवी काउंसिल्स रहती थी आपकी कहाँ पे? लंदन में। तो ये केस वहाँ तक चलता है। और फाइनली क्या रहता है, जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स है ये एक आपका झूठा मुकदमा शुरू करते हैं, किसके अगेंस्ट? नंद कुमार के अगेंस्ट। और फाइनली आपका जब इसकी आपकी जजमेंट आती है तो नंद कुमार को आपका फांसी दी जाती है। तो इसको कहते हैं पहली बार आपका फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इन इंडियन हिस्ट्री डन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसके बाद राजा चेत सिंह के साथ इनके रिलेशंस ये आपके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो जो चेत सिंह थे ये हमारे महाराजा ऑफ बनारस हुआ करते थे। ओके, तो इन सब के बाद जो आपकी करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे थे, तो इन्होंने बेसिकली जो चेत सिंह भी जो थे उनसे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका पैसा वसूलने की कोशिश की थी। और फाइनली जब आपका वॉरेन हेस्टिंग्स वापस जाते हैं कहाँ? अपने इंग्लैंड वापस जाते हैं, तो इनके अगेंस्ट वहाँ पे इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जाता है। और फाइनली ऑल्दो जो आपका इम्पीचमेंट है ये किसके आपके फेवर में रहता है? ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के फेवर में रहता है। तो ऑल्दो इनके अगेंस्ट वहाँ पे करप्शन के चार्जेस जब लगते हैं तो इंग्लैंड में भी इसकी हवा पहुँच जाती है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट गवर्नर जनरल है, ये है हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले हम ये थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे, जो हमारे पास
वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कुछ हमारे पास और डेवलपमेंट हुए थे, जैसे हमारे पास रेवेन्यू के टाइम में जो आप आजकल जो टर्म्स देखते हैं कलेक्टर, कलेक्टर की जो फर्स्ट टर्म थी ये आपकी इन्होंने यूज़ की थी। इन्होंने क्या किया बेसिकली, जो आपका रेवेन्यू था उसको कलेक्ट करने के लिए आपके कलेक्टर्स आपके नियुक्त किए गए थे। एंड इन्होंने क्या अपने टाइम में शुरू किया था, एक सिस्टम शुरू किया था जिसको बोलते थे इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम में क्या होता था, लाइक एक कॉन्ट्रैक्टर होते थे, तो जो आपका लैंड होता था, कोई भी अपना एस्टेट रहता था, उसका क्या कहते थे, एक बिडिंग करती थी, उनकी नीलामी की जाती थी। जो अपना सबसे ज़्यादा बिडिंग करता था उसको वो आपका वहाँ से लैंड, जो आपका लैंड रेवेन्यू उसको कलेक्ट करने का राइट मिलता था। और इसके साथ साथ अगर हम इनको जुडिशल रिफॉर्म की बात करें, जुडिशल रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, जुडिशल रिफॉर्म में इन्होंने ज़िला दीवानी अदालत और ज़िला फौजदारी अदालत इन्होंने अपॉइंट की। ओके, ज़िला दीवानी अदालत और ज़िला फौजदारी अदालत। तो जो ये अदालतें होती थी, ज़िला दीवानी अदालत ये आपका सिविल मैटर को देखती थी, और जो आपकी ज़िला फौजदारी अदालत रहती थी ये हमारे क्रिमिनल मैटर्स को देखती थी। तो जो आपकी ज़िला दीवानी अदालत थी, इसकी जो अपील की जाती थी वो आपकी सदर दीवानी अदालत में जाती थी, और जो हमारे पास ज़िला फौजदारी अदालत थी ये हमारे पास निज़ामत अदालत में जाती थी, जो कि आपका कलकत्ता में होती थी। सो ये था बेसिकली किसके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास है फेमस लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है हमारा 1786 से लेके आपका 93 के बीच में, 1786 से लेके 1793 के बीच में। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये आपके साथ अपना एक एक्ट लेके आते हैं, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। इन्होंने ये डिमांड की थी इसमें कि जो आपका वॉइसरॉय के जो आपके राइट्स होंगे और जो कमांडर इन चीफ के जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो आपकी गवर्नर जनरल के पास ही होनी चाहिए। तो इनके लिए ही स्पेशली ये आपका एक्ट लेके आया था, एक्ट ऑफ 1786। तो इनके द्वारा इनको ये पावर दी गई कि जो आपकी पावर्स रहेगी दोनों, ये किसके हाथ में रहेगी, आपकी गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगी। तो आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लॉज को आपका कोडिफाई किया, कब, आपका 1793 में। ओके, तो जो आपका इस कोड के अनुसार इन्होंने फर्स्ट टाइम जो आपकी जुडिशरी रहेगी, जुडिशरी और जो आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, इसको इन्होंने फर्स्ट टाइम सेपरेट किया। जुडिशरी को आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने सेपरेट किया। और फर्स्ट टाइम इन्होंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस रहते हैं इनको इन्होंने अपॉइंट किया। अपने टाइम में इन्होंने जो हमारी ज़िला दीवानी अदालत और ज़िला निज़ामत अदालत थी इनको इन्होंने बंद कराया, और इन्होंने 4 अपने सर्किट कोर्ट्स खोल दिए। सर्किट कोर्ट खोले, सर्किट कोर्ट्स कहाँ कहाँ पे बेसिकली, ये आपका बंगाल वाले एरिया में। ओके, तो इन सर्किट कोर्ट को जो आपके हेड करते थे वो रहते थे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो इन्होंने अपने टाइम में जुडिशल रिफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा करवाए। ओके, और कोर्ट सेटअप करवाए, जो हमने कहा ज़िला निज़ामत, जो सर्किट कोर्ट्स कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना में। देन आफ्टर ही इज़ फेमस फॉर व्हाट, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जब ये आपका इन्होंने शुरू किया था 1876 में, तो ये आपका ये पीरियड रहता था 10 ईयर्स के लिए आपका ये सेटलमेंट किया जाता था। बट लेटर आपका 1793 में, 1793 में इसको आपका परमानेंट किया गया। ओके, ऑलरेडी जो हमारे कॉर्नवालिस थे ये भी अपना एक लंदन में एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनको ये ऑर्डर दिए थे कि आप जब इंडिया जाओगे तो आपने जो रेवेन्यू सेटलमेंट है ये आपका ज़मींदार के साथ करना है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सेटलमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे आपके 1793 में आपका परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया। तो इसमें जो आपका रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट दिया जाता था, ये दिया जाता था किसके पास, ज़मींदार के पास। ज़मींदार के लिए इन्होंने क्या किया था, एक सनसेट लॉ आपका शुरू किया था। सनसेट लॉ मीन्स जो भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदार से
रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसके लिए उन्होंने एक डे स्पेसिफाई किया था और उस डे में सनसेट से पहले ज़मींदार को अपना जो रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था, अदरवाइज़ उनकी ज़मींदारी ख़त्म कर दी जाती थी, सीज़ कर दी जाती थी और वो आगे फर्दर दूसरे लोगों को आपका दी जाती थी। सो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। सो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास यूरोपियनाइजेशन करना शुरू किया, यूरोपियनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत सारे हमारे पास यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिशर्स हैं उनको आपका इंट्रोड्यूस करना शुरू किया गया। ओके, अपने टाइम में इन्होंने क्या किया, पुलिस रिफॉर्म्स भी किए, पुलिस रिफॉर्म्स इन्होंने किए। और उसके बाद सिविल सर्विसेज को आपका दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया। एक को बोलते थे कोबिनेंटेड सिविल सर्विसेज, दूसरों को कहते थे अनकोबिनेंटेड सिविल सर्विसेज। तो जो आपके कोबिनेंटेड सिविल सर्विसेज रहा करती थी, इसमें बेसिकली वही लोग आते थे जो आपके ब्रिटेन से चुन के आते थे, ब्रिटिश लोग थे, इनको आपका नॉमिनेट करके लिया जाता था। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको नॉमिनेट करते थे, किसी भी आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके नहीं आते थे। कोबिनेंटेड सिविल सर्विसेज डायरेक्टली ब्रिटेन से आते थे, अनकोबिनेंटेड में कहीं ना कहीं इंडियंस भी आपके हुआ करते थे, उनको आपका नॉमिनेट किया जाता था। सो दिस वॉज, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इसके बाद इनके अगर वॉर्स की बात की जाए तो वॉर्स में इन्होंने फेमस आपका जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें हुआ क्या था, जो आपके टीपू सुल्तान थे ये हमारे हार गए थे। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम ये आपकी साइन करी जाती है, जिसके कारण बहुत सारा एरिया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है टीपू सुल्तान से। और उसके साथ साथ इनको अपने दो बच्चे जो रहते हैं इनके, उनको भी आपका हॉस्टेज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उनको देने पड़ते हैं। सो ये आज था हमारा पार्ट 1 गवर्नर जनरल्स के बारे में और गवर्नर्स के बारे में। तो दूसरे पार्ट में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।